नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एजुकेशन स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक विज्ञान का दूसरा अध्याय लेसन रहेगा, जिसमें देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। कि देखते हैं यहाँ पे अम्ल, फर्स्ट हेडिंग है अम्ल। अम्ल एसिड। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं अम्ल कैसा होता है। मन में आता है कि अम्ल क्या होता है, इसका स्वाद कैसा होता है या खाने में कैसा लगता है। तो कह सकते हैं कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पात्र को लाल लिटमस पात्र में बदल देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी लिख सकते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पात्र को लाल लिटमस पात्र कर देते हैं या लाल लिटमस पात्र में कर देते हैं और क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पात्र को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल, एक और होता है CH3COOH सल्फ्यूरिक अम्ल। ये होता है सिरके का फार्मूला। तो ये सब क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पात्र को लाल लिटमस कर देते हैं, पात्र में को कर देते हैं और क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक अगली हेडिंग आती है क्षार। अगली हेडिंग आती है क्षारक। इसके बाद अगली हेडिंग आती है क्षारक। अब यहाँ पे देखते हैं क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वा होते हैं तथा तथा यह लाल लिटमस पात्र को नीला कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं तथा यह लाल लिटमस पात्र को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक जैसे यहाँ पे देख सकते हैं NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, क्षारक है। ठीक है, उसके बाद CuO कॉपर ऑक्साइड, NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि सब क्या है, क्षारक है। तो हम कह सकते हैं क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वा होते हैं तथा लाल लिटमस पात्र को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी क्षारक की हेडिंग। तो हम लिख सकते क्षारक के बाद अगली हेडिंग आती है क्षार। अब देखते हैं क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार में ये है कि क्षार को देखते हैं, क्षार किसे कहते हैं, क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार को हम कह सकते हैं कि जल में घुलनशील पदार्थ क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे कि NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cu कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि, ये सब क्या क्षार है। ठीक है, जो जल में घुलनशील क्षार को क्षारक कहते हैं। हम लिख सकते हैं क्षार को हम लिख सकते हैं जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, CuCa कैल्शियम ऑक्साइड आदि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग आती है लवण सॉल्ट। सॉल्ट किसे कहते हैं, सॉल्ट को हम देख सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अथवा पिघली अवस्था में धनात्मक आयन H+ और ऋणात्मक आयन OH- आयन में वियोजित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। देखते हैं फिर से एक बार, लवण सॉल्ट ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में
अथवा पिघली अवस्था में धनात्मक आयन H प्लस आयन और ऋणात्मक आयन OH माइनस आयन में वियोजित होते हैं तो लवण कहलाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि NaCl देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। जैसे कि हम NaCl लेते हैं, जब इसे हम वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे Na प्लस आयन में टूट जाता है और Cl माइनस आयन में टूट जाता है धनात्मक। ये धनात्मक आयन में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, और ये ऋणात्मक आयन में वियोजित हो जाता है। और एक और देखते हैं, जैसे कि हम लेते हैं CuSO4 कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर सल्फेट को लेंगे तो ये क्या होता है Cu प्लस आयन में टूट जाता है, Cu प्लस आयन में और SO4 माइनस 2 आयन में। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं। तो देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, NaCl लेते हैं तो इसे तोड़ते हैं तो क्या होता है Na सोडियम प्लस आयन में धनात्मक आयन में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, और Cl माइनस आयन में वियोजित हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन देखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट लेते हैं। कॉपर सल्फेट में ये होता है, कॉपर सल्फेट Cu प्लस आयन में टूट जाता है और SO4 सल्फ्यूरिक सल्फेट क्या होता है 2 माइनस आयन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी क्षार से अभिक्रिया। अगली हेडिंग हमारी अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया। जब हम अम्ल लेते हैं और क्षारक लेते हैं, उससे अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन देखते हैं। हम लेते हैं क्षारक लेते हैं, क्षारक क्या है हमारे पास NaOH कास्टिक सोडा। हम रिएक्शन देते हैं, जैसे NaOH कास्टिक सोडा लेते हैं प्लस अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, क्षारक लेते हैं NaOH लेते हैं प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं NaCl HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। जब इसका वियोजन कराते हैं या क्रिया कराते हैं, क्या बनता है, नमक बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस H2O जल बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब अम्ल एवं क्षारक से आप क्रिया कराते हैं तो जल बनता है और लवण बनता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये देखते हैं कि दोनों तरफ की बैलेंसी बराबर है या नहीं, या परमाणु की संख्या बराबर है, परमाणु के तत्वों की संख्या बराबर है या नहीं। यहाँ पे Na 1 है और Na 1 है। ठीक है, बराबर है। H और H दो इधर भी है, H दो इधर है। ठीक है, O 1 है और O 1, Cl 1 है, Cl 1, तो दोनों तरफ की परमाणु की संख्या बराबर है कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि हम लेते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं H2SO4 लेते हैं। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड लेते हैं प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉपर सल्फेट बनता है, CuSO4 बनता है, CuSO4 बनेगा और प्लस जल बनेगा। ठीक है, H2O। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे अम्ल और क्षारक रहेगा, उसके साथ हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक रिएक्शन, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं अम्ल प्लस धातु। जब रिएक्शन कराएंगे, अम्ल प्लस धातु से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम अम्ल एवं क्षारक से के साथ धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं NaOH कास्टिक सोडा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ धातु लेते हैं जिंक लेते हैं। जब जिंक लेते हैं तो हमारे पास बचता है क्या, यहाँ पे सोडियम Na2 ZnZ
ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब रिएक्शन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, उसके साथ जिंक मिलाते हैं, धातु मिलाते हैं, से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम जिंकोएट, सोडियम जिंकेट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, जैसे कि हम रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं प्लस जिंक लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बैलेंसी दोनों तरफ की बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं Na2 2 है और Zn और O2 यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों तरफ की बैलेंसी हमारी तरफ बराबर है। यहाँ पे Na 1 था, यहाँ पे 2 था। ठीक है, Zn ठीक है, O 1 था सिंगल, यहाँ पे 1 और यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए, तो NO की संख्या 2 हो गई, H की संख्या भी 2 हो गई, O की संख्या भी 2 हो गई, Zn की संख्या भी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बैलेंसी दोनों तरफ की बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं, जैसे कि हम जिंक लेते हैं और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, Zn क्लोराइड बनेगा प्लस H2O हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के साथ धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और लवण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिंक क्लोराइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो उसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि ठीक है, जैसे कि हम हेडिंग देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया कराते हैं। अगली हेडिंग हमारी अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे कराते हैं। जब धातु के साथ हमें अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो क्या होता है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि अम्ल और प्लस धातु, अम्ल लेते हैं और धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं प्लस जिंक लेते हैं, उसके साथ जब वियोजन कराते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे कि जिंक लेते हैं प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, उसके बाद क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो उसके बाद अगली हेडिंग है धातु। अगली हेडिंग देखते हैं, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर हम धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, नमक बनता है प्लस जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे कि हम देख सकते हैं एक रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3 लेते हैं प्लस इसके साथ सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और इसके साथ हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, जब हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो क्या बनता है, नमक बनता है, NaCl बनेगा प्लस H2O बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम देख सकते हैं जब सोडियम कार्बोनेट लेते हैं प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और जल बनता है और गैस बनती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पे बैलेंसी देखेंगे दोनों तरफ की बराबर या नहीं। यहाँ पे Na की संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इधर Na की संख्या 2 हो गई। अब यहाँ पे देखें Cl की संख्या 1 है और इधर Cl की संख्या 1 है, यहाँ पे 2 हो गई, 2 लगाने से यहाँ पे 2 हो गई, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो H की संख्या भी 2 इधर है और H की संख्या भी 2 इधर है, Cl की संख्या भी 2 है। ठीक है, तो हम और इसके बाद CO3 कार्बोनेट C1 है, O2 है, 1 2
3 O इधर है, 3 O इधर है, तो दोनों तरफ की परमाणु की संख्या कह सकते हैं कि बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक और बैलेंस देखते हैं, जैसे कि एक और रिएक्शन देखते हैं। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, उसके साथ हम मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके साथ हम मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनता है, नमक बनता है, NaCl बनता है, और जल बनता है, H2O बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स करते हैं, और क्या बनता है, नमक बनता है, प्लस जल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो दोनों तरफ की बैलेंस भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक और, यहाँ पे देखते हैं कॉपर कार्बोनेट लेते हैं प्लस कॉपर, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, कॉपर कार्बोनेट लेते हैं प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, SO4 लेते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट लेते हैं प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनेगा और जल बनेगा, प्लस H2O बनेगा, और CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जब हम धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो हम 3 रिएक्शन से समझ सकते हैं कि हम अगर कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल बनता है और जल बनता है और गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगली हेडिंग देखते हैं, पीएच सूचक इंडिकेटर। पीएच सूचक किसे कहते हैं, पीएच सूचक या पीएच का फुल फॉर्म होता है, देख सकते हैं पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच में जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच सूचक को देखते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने की सूचना को देते हैं, सूचना या देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पीएच सूचक या पीएच। अब इसको हम देखेंगे पीएच पैमाने का विस्तार। ठीक है, पैमाने का विस्तार कि पीएच अम्लीय कैसे होता है और क्षारीय कैसे होता है और उदासीन कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं पीएच पैमाने का विस्तार। तो अब यहाँ पे देखते हैं पीएच पैमाने का विस्तार। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच पैमाने का विस्तार, हम पीएच मान को बहुत जगह हमें पीएच मान का मान लगता है याद करने में, मतलब पीएच मान को हम ऐसे याद कर सकते हैं या पीएच मान को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखते हैं पीएच पैमाने का विस्तार, तो हम ऐसे से समझ सकते हैं कि क्षारीय विलयन किधर होता है और अम्लीय विलयन किधर होता है और उदासीन विलयन किधर होता है। ठीक है, तो जो क्षारीय विलयन होता है, जो क्षारीय विलयन होता है और जो अम्लीय विलयन होता है और जो उदासीन विलयन होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 उदासीन विलयन होता है। जो 7 होता है ये उदासीन विलयन होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे से फिर हम अगर ये इधर की ओर जाता है अम्लीय विलयन कहलाता है। ठीक है, और ये 8 से और 8 से 14 तक देखते हैं तो क्या कहलाता है, क्षारीय विलयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं H+ आयन जो होता है बढ़ती हुई अवस्था में होती है और OH- आयन घटती हुई अवस्था में होती है जब अम्लीय विलयन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्षारीय विलयन में देखते हैं क्या होता है, H+ आयन घटती अवस्था में होती है और OH- आयन बढ़ती अवस्था में होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 पॉइंट हमारे पास, इन्हें देख लेते हैं तो विस्तार से हम समझ जाएंगे कि पीएच मान किसे कहते हैं। जैसे कि पीएच मान के 2 पॉइंट हैं, ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है
तो अम्लीय कहलाते हैं या अम्लीय होते हैं। ठीक है, अम्लीय होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट थे। तो पीएच मान हम ऐसे याद कर सकते हैं, पीएच मान को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होते हैं, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो हम पीएच मान ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जो 7 से कम होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। जो 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो कुछ पीएच पदार्थों के पीएच मान है, कुछ पदार्थों के पीएच मान, जैसे कि शराब का पीएच मान होता है 2.8 होता है, 2.8 से लेकर 3.8 तक होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.5 होता है, 6.7 होता है। सिरके का पीएच मान जो होता है 2.5 होता है। ठीक है, से लेकर 3.4 तक होता है। लाल का पीएच मान जो लाल का पीएच मान होता है 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। ठीक है, लाल का पीएच मान। नींबू का पीएच मान होता है 2.2 होता है, और रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रहे पीएच मान, पदार्थ के पीएच मान, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। और पीएच मान अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से विस्तार से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा।